बोले आप बोले। स्पीकर सर, मेरा कल एक सवाल था जो हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार डिसीजन लिया गया कि इलेक्शन कमिश्नर्स को फुल फुल इम्यूनिटी दी जाएगी। ठीक है, ये है ना, इसका जवाब इसका पीछे मैं खत्म नहीं किया सर। इसके पीछे जो थिंकिंग थी वो हमें सबसे पहले बताएं। ठीक है। दूसरी बात, नहीं हरियाणा की जहां इन्होंने बात की, इन्होंने एक उदाहरण लिया, वहां पर अनेक उदाहरण हैं। वो भी आपने दिया था ना, 19 वो भी आपने दिया था, इसलिए वो भी 19 लाख वहां पे फेक लोग, वो उदाहरण आपने दिया था, इसलिए उसका जवाब दिया। और ये भी हमें बता दीजिए, एक्चुअली let us have a debate on my press conference. Let us go. Let us have very good idea. Let us have a debate on my press conference. Amit Shah ji, I challenge you to have a debate on the 3 press conferences. Please. ठीक है, बैठ जाइए। माननीय, प्लीज माननीय, आपने बात की थी, प्लीज। डिबेट ही तो चल रही है। उत्तर प्रदेश में और हरियाणा में दोनों चुनाव में वोट कैसे दे रहे हैं? प्लीज ये भी जवाब दे दीजिए। माननीय गृह मंत्री जी। मान्यवर, पहली बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, मैं 30 साल से विधानसभा और संसद में जनप्रतिनिधि के रूप में चुनकर आता हूं। मुझे लंबा अनुभव है संसदीय प्रणाली का। विपक्ष के नेता महोदय कहते हैं कि पहले मेरी बात का आप जवाब दीजिए, मैं सुनना चाहता हूं। आपकी मुनसफी से संसद नहीं चलेगी। मेरे आप बोलने का क्रम मैं तय करूंगा, इस तरह से नहीं चलेगी संसद। मान्यवर, उनको धैर्य रखना चाहिए, मेरा जवाब सुनने का। इनकी एक एक बात का जवाब मैं दूंगा, मगर मेरे भाषण का क्रम वो तय नहीं कर सकते, मैं करूंगा, क्योंकि मैं बोल रहा हूं। एक मिनट गृह मंत्री, क्या गलत बोला उन्होंने यही बोला, आपने जो बात उठाई है मुझे कब बोलना है मैं तय करूंगा, यही बोला ना। उसमें क्यों उत्तेजित हो रहे हो आप? हाँ, आपके 2-2 मिनट में खड़े होने से थोड़ी जवाब देते रहेंगे। नो, माननीय गृह मंत्री, नहीं हो सकता। मैं आपको फिर मौका दूंगा, आपको। हाँ बोलिए, बोलिए सर, ये बोलिए। आपने अगर अमित शाह जी का रिस्पांस देखा तो ये कंप्लीटली डिफेंसिव रिस्पांस है। ये घबराया हुआ रिस्पांस है, ये डरा हुआ रिस्पांस है। अब सुनिए पूरी बात, प्लीज मानिए। नो, सच्चा रिस्पांस नहीं है। माननीय गृह मंत्री जी। मान्यवर, आपके चेहरे पर बैठो। मान्यवर, आपके चेहरे पर चिंता की लकीरें मैं देख रहा हूं कि मैं क्या बोलूंगा। मैं उनके उकसावे में नहीं आऊंगा, मैं मेरे विषय पर बोलूंगा। मान्यवर, मैंने इतना ही कहा कि मेरे भाषण का क्रम मैं तय करूंगा। मेरे भाषण का पहले क्या बोलना, बाद में क्या बोलना, मैं तय करूंगा। और मैं मानता हूं कि हर एक वक्ता का ये अधिकार है, उनका भी है, मेरा भी है। कल वो बोल रहे तो हम ऐसा थोड़ी ना बोले आप झूठ क्यों बोल रहे हो। हम नहीं बोल सकते साहब, वो माननीय विपक्ष के नेता है, वो बोल सकते अपना भाषण। मान्यवर, और मैंने तो ये भी कहा, मेरा पूरा भाषण छूट कर कुछ बच जाता है तो आप पूछिएगा, मैं जवाब दूंगा। मगर अब धैर्य भी चाहिए और सुनना भी चाहिए, दोनों चीजें करनी पड़ती है। मान्यवर, वोट चोरी का कोहराम बचा है। मैं वोट चोरी किसको कहते हैं वो बताना चाहता हूं। वोट चोरी के 3 आयाम हैं। एक तो मतदाता नहीं है, मतलब योग्यता नहीं है, और आप वोटर बन जाते हो तो वोट चोरी माना जाएगा। दूसरा, आप गलत प्रकार से चुनाव जीतते हो तो वोट चोरी माना जाएगा।
और तीसरा, जनादेश को डिफाई करते हो, मतलब वोट के विपरीत आप कोई पद प्राप्त कर लेते हो, तो भी एक प्रकार से वोट चोरी होता है। अरे सुनो ना, क्यों जल्दबाजी करते हो मानिकम, क्यों? अब मैं 3 वोट चोरी की घटनाएं बताना चाहता हूं। सबसे पहली घटना हुई, आजादी के बाद देश का प्रधानमंत्री तय करना था। तय कौन करना था? तो उस वक्त के जितने प्रांत थे, इसके कांग्रेस के अध्यक्षों ने, उनके एक एक वोट से तय होना था। अब 28 वोट श्री सरदार पटेल को मिले और 2 वोट जवाहरलाल नेहरू जी को मिले। और साहब प्रधानमंत्री जवाहरलाल जी बने। मान्यवर, मान्यवर, प्लीज, माननीय गृह मंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, प्लीज। बैठो बैठो, बैठिए माने, प्लीज प्लीज प्लीज। मान्यवर दूसरी, प्लीज बैठिए बैठिए माननीय सदस्य, प्लीज, हर बार नहीं उठते, बैठिए। मान्यवर दूसरे प्रकार की वोट चोरी और नैतिक तरीके से चुनाव जीतना, ऐसी वोट चोरी भी भूतकाल में एक बार हुई थी। श्रीमती इंदिरा गांधी रायबरेली से चुनी गई। इलाहाबाद हाईकोर्ट में श्री राजनारायण पहुंचे कि चुनाव नियमों के अनुसार नहीं हुआ। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये तय कर दिया कि श्रीमती गांधी ने उचित तरीके से चुनाव नहीं जीता है, हम इसको रद्द कर दें। मान्यवर, ये भी वोट चोरी थी, बहुत बड़ी वोट चोरी थी। और उसके बाद में क्या हुआ? उसके बाद में क्या हुआ? उसके बाद में वो वोट चोरी को ढकने के लिए संसद में कानून लाए कि प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई केस ही नहीं हो सकता। मैं विपक्ष के नेता को कहना चाहता हूं, इम्यूनिटी की बात आप चुनाव आयोग की पूछ रहे हैं, इसका तो मैं जवाब दूंगा, इसका मैं जवाब दूंगा इम्यूनिटी का। मगर ये इम्यूनिटी जो श्रीमती गांधी ने दी थी, इसके लिए आपका क्या कहना है? आपका क्या जवाब है? और उन्होंने तो स्वयं के लिए ले ली। उनका आरोप है। प्लीज, ऐसे नहीं चलता मान्यवर, आप जब बोले, जब 5-5 मिनट में उठेंगे क्या? ये मान्यवर, उनका आरोप है। आप भी बोले, आप भी बोले, आप भी बोले। नो, गलत। 1-1 मिनट में सदस्य नहीं उठेगा ना। मान्यवर, उनका आरोप है कि सरकार ने बनाया तो लोकतंत्र ने बनाया, तो जो समय का केस था वो बताया है, आगे का तो मोदी जी को भी सब लोगों ने प्रधानमंत्री बनाया है भाई, आपकी कृपा से नहीं बने हैं। मान्यवर, नो प्लीज, ऐसे माननीय तरीका ठीक नहीं है आपका, 2-2 मिनट में उठना। मान्यवर, विपक्ष के नेता ने कहा कि आपने चुनाव आयुक्तों को इम्यूनिटी दी। इनका आरोप सत्य नहीं है, मैं इसकी बात बाद में करता हूं। परंतु हमने तो चलो मानो चुनाव आयुक्त को इम्यूनिटी दी, श्रीमती गांधी ने तो अपने आप को इम्यूनिटी दी। और फिर जब ये संवैधानिक सुधार के वायरस चैलेंज हुए, तो वो केस जीतने के लिए 2, 3 और 4 नंबर के सर्वोच्च न्यायालय के जज को बाईपास कर चौथे नंबर के जज को चीफ जस्टिस बनाया और वहां केस भी जीत लिया।
और मान्यवर ये तो इतिहास है, कौन जुटला सकता है? इनको कोई पढ़ाता नहीं है इतिहास। ये तो इतिहास है, सर्वोच्च अदालत और संसद के रिकॉर्ड में रखा हुआ इतिहास है। इसके खिलाफ लल्लन सिंह जैसे कितने लोग पूरा जीवन लड़े बिहार में इमरजेंसी के खिलाफ, जेल में गए, लाखों लोग गए। और तीसरी वोट चोरी कहना चाहता हूं, तीसरी वोट चोरी का प्रकार मैंने बताया था कि योग्यता नहीं है और मतदाता बन जाना। अभी अभी एक वाद पहुंचा है, वाद मतलब डिस्प्यूट पहुंचा है दिल्ली की सिविल अदालत में। उसमें डिस्प्यूट ये है कि सोनिया गांधी जी इस देश की नागरिक बनने से पहले मतदाता बने। आगे सुनो, बोल क्या रहे, पूरी बात तो सुनो। मान्यवर मैंने इतना ही कहा है कि अदालत में केस चल रहा है जो फैक्चुअल है। अब जवाब तो उनको अदालत में देना है, सोनिया जी ने यहां क्यों दे रहे? अदालत में जवाब देना है। बीच के भाषण में पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं होता। नहीं सर, मुझे याद है जो माननीय सदस्य नहीं है, ये 352 ये रहा, 352 टेबल पे रहता है, मुझे वहां याद है 352। Home Minister is speaking about an issue which is pending in a court. Actually, what happens is, Rosavalli court comes filed a case on Madam Sonia Gandhi's voting on that 80. Sir, that Rosavalli court dismissed that case without, there is no substance in that case. After the same person given an appeal. Gandhi not even voted in that election. I am challenging Home Minister. Okay. Sonia Gandhi not even voted that election. Can you prove it? Can you prove it? Sir, misleading statement a Home Minister doing. Sir, you are. What is this, sir? एक मिनट प्लीज दादा, एक मिनट प्लीज। नो, बैठिए। नो मान्य प्लीज देखिए माननीय सदस्य 2 दिन से मैं चर्चा को सुन रहा हूं और 2 दिन से चर्चा को सुन रहा हूं और 352 आपने भी पढ़ा है, मैंने भी पढ़ा है, ठीक है ना। कई बार इधर से भी उधर से भी इस विषय को कई बार बोला गया है। जब डिबेट चलती है उसके संदर्भ में कई विषयों को बोला जाता है, ठीक है ना। और इसीलिए सुनिए बात, माननीय गृह मंत्री जी ने, आपने आधी बात सुनकर हर 2-2 मिनट में उठने लगोगे, ऐसे चर्चा नहीं होती। आप उनकी पूरी बात को सुनिए, क्या संदर्भ था, उन्होंने कोई फैसला नहीं दिया है, उन्होंने एक जानकारी जो आई है वो जानकारी सदन के पटल पे रखी है। अब मुझे सुनिए तो, अब आपने एक मुद्दा खड़ा किया, मुझे जवाब तो देने दीजिए। मान्यवर मैंने कुछ ऐसा नहीं कहा, मैंने सिर्फ इतना कहा है कि एक वाद दायर हुआ है दिल्ली की अदालत में। मैंने कोई कंक्लूजन नहीं कहा, मैंने कहा कंक्लूजन का, मैंने कोई कंक्लूजन नहीं कहा। कंक्लूजन तो जब उनका नोटिस का जवाब वो दे देगी तब अदालत देगी, तब फिर से बताऊंगा मैं। मगर अभी तो मैंने सिर्फ इतना कहा है कि वहां एक केस रजिस्टर्ड हुआ है जिसमें श्रीमती गांधी को नोटिस इश्यू किया है। इसमें इतने लाल पीले होने की जरूरत क्या है? मान्यवर, हम सबका साझा दायित्व है, हम भी विपक्ष में बैठे, हम चुनाव जितने जीते हैं इससे ज्यादा हारे हैं। हम लोगों का तो एक प्रकार से पौना जिंदगी ही विपक्ष में ही चला गया,
चाहे राज्य हो या केंद्र हो, कई चुनाव हमारे, हमने चुनाव आयुक्त और चुनाव आयोग पर कभी आरोप नहीं लगाया। एक नया पैटर्न खड़ा हुआ, एक नया पैटर्न। मैं पूरा वाक्य नहीं बताना चाहता। श्रीमती ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पर आरोप लगाए, स्टालिन जी ने लगाए, बीडी सतीशन जी ने लगाए, श्री राहुल गांधी ने लगाए, मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने लगाए, तेजस्वी यादव जी ने लगाए, अखिलेश यादव जी ने लगाए, वी शिवन कुट्टी ने लगाए, हेमंत सोरेन जी ने लगाए, भगवंत मान जी ने लगाए। अब पहले तो ऐसी परंपरा सिर्फ कांग्रेस पार्टी में थी, मगर संपर्क का दोष कहता होता है साहब, ये सारे इंडिया अलायंस वाले चुनाव आयोग के खिलाफ आते। मान्यवर, चुनाव आयोग एक तटस्थता से चुनाव कराने वाला संस्थान बनाया गया और इसकी मान्यता कोई पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं दी। भाग और अनुच्छेदों के तहत हमारे संविधान ने दी और ये संवैधानिक प्रक्रिया है। इस संवैधानिक प्रक्रिया पर सवाल खड़े कर कर, अनर्गल आरोप कर कर आप पूरे चुनाव आयोग की एक प्रकार से पूरे दुनिया में इसकी छवि को धूमिल करने का काम कर रहे हैं। आपको लगता है कि आप सरकार की छवि धूमिल करें? ना जी, आप पूरी दुनिया में भारत के लोकतंत्र की छवि को धूमिल करें। मान्यवर, सरकार का तो इतना ही सवाल है, मान्यवर सरकार का तो इतना ही सवाल है कि भारत के मतदाता क्या सोचेंगे, मगर मतदाता का सोचने का सवाल नहीं है। मतदाता को तो मालूम है कि हमने तो वोट दिया है इसलिए चुनकर आए हैं, तो उसके मन में कोई डाउट नहीं है। ये वोट चोरी करते रहे, घुसपैठिया बचाओ यात्रा निकाली और बिहार में 2/3 बहुमत से हम जीत गए। मान्यवर, ये जो नई परंपरा शुरू हुई कि देश के अंदर चुनाव न जीते तो चुनाव आयोग को बदनाम करो, चुनाव प्रक्रिया को बदनाम करो, मतदाता सूची को बदनाम करो, ये हमारे लोकतंत्र का भला नहीं करेगी। यही आयुक्त के करते, यही सरकार के होते हुए आप कई चुनाव जीते, हम कुछ नहीं बोले, हम पार्टी में बैठकर इसकी मीमांसा की, मगर ये लोग चुनाव आयोग पर। प्लीज नो, आप बैठिए, आप ठीक है बैठिए। माननीय सदस्य प्लीज प्लीज। मान्यवर, मैं थोड़ी स्पष्टता के लिए आंकड़ा देना चाहता हूं। मई 14 में श्रीमान नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री बने, तब से उनको आपत्ति है। तो एनडीए क्या क्या जीती? 3 लोकसभा चुनाव हम जीते, 41 राज्यों के विधानसभा चुनाव जीते, तो हम 44 विधानसभा टोटल चुनाव जीते हैं 2024 से 25 तक। मगर वो भी 30 चुनाव जीते हैं अलग अलग विधानसभा में, 30 जगह पे। अगर मतदाता सूची करेक्ट है तो क्यों शपथ लिया, क्यों चुनाव लड़ा? आप बताइए देश की जनता को। आप लोग यहाँ कैसे पहुंचे? श्री राहुल गांधी जहां से चुनकर आए थे, वो वायनाड की मतदाता सूची में भी मेरी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसी प्रकार की डिस्क्रिपेंसी को बताया है। इसका जवाब नहीं देते। हमने अमेठी का भी बताया है, इसका जवाब नहीं देते हैं। मान्यवर, एक चुनाव की मतदाता सूची में जो थोड़ी बहुत गलतियां हैं, उसको वो लोग मुद्दा बनाते हैं चुनाव हारने का। चुनाव हारने का कारण है नहीं, मैं अंत में बताऊंगा क्यों हारते हो चुनाव, मैं बताऊंगा मान्यवर अंत। परंतु फिर भी चलो मान ले कि मतदाता सूची ठीक नहीं है, तो गहन पुनर्निरीक्षण का मतलब ही ये है कि मतदाता सूची को सुधारने की प्रक्रिया। अब इसमें आपके बीएलए सहयोग नहीं करते हैं, आप उसका बहिष्कार का ऐलान करते हो, आपकी राज्य सरकारें जहां है वो मदद कम करती हैं, तो कैसे मतदाता सूची का शुद्धिकरण होगा? जो आपकी डिमांड है वो ही चुनाव आयोग कर रहा है। आपकी डिमांड है कि मतदाता सूची ठीक हो, वो चुनाव आयोग कर रहा है। मगर हुआ क्या है मान्यवर मालूम है? इनको अब अगर प्रेस में कोई पत्रकार
उनको पसंद ना आए ऐसा सवाल पूछते हैं तो तुम बीजेपी के एजेंट हो ऐसा कहते हैं। मान्यवर, सवाल जो भी हो उसको लेना चाहिए। मान्यवर, पत्रकार कभी बीजेपी का एजेंट नहीं होता है, मगर आप अगर ऐसा मानते हो कि लोकतंत्र में आपको पसंद आए ऐसे ही सवाल पत्रकार पूछे तो ये नहीं हो सकता। इमरजेंसी नहीं है भाई, इमरजेंसी नहीं है। मान्यवर, एक प्रेस में कोई सवाल पूछता है तो कहते हैं बीजेपी के एजेंट हो। केस आते हैं तो जज पर आरोप कर देते हैं, चुनाव हारते हैं तो ईवीएम पर आरोप करते हैं। ईवीएम की दलील अब गले नहीं उतरती तो वोट चोरी का मुद्दा लेकर आए। वोट चोरी का मुद्दा लेकर पूरा बिहार में यात्रा निकाली, फिर भी हार गए। अब हारने का कारण आपका नेतृत्व है, ये हारने का कारण ईवीएम और मतदाता सूची नहीं। और अगर ये मानते हैं मान्यवर, अगर ये मानते हैं कि इनको कोई पूछने वाला नहीं है, भगवान करे मैं गलत पड़ जाऊं, कांग्रेस के कार्यकर्ता इनका हिसाब मांगेंगे। एक दिन कांग्रेस के कार्यकर्ता इनका हिसाब मांगेंगे कि इतने चुनाव कैसे हार गए। मान्यवर, कोई जज आजादी के इतने साल में नहीं हुआ है मान्यवर कि कोई जज एक जजमेंट दे तो जज के खिलाफ इंपीचमेंट लेकर आते हैं। अपनी वोट बैंक को एड्रेस करने के लिए इंपीचमेंट लेकर आते हैं मान्यवर। और ये सारे ने तो साइन कर दिया, साथ ही साथ उद्धव जी ने भी साइन कर दिया। उद्धव जी, जजमेंट क्या है? एक पहाड़ी पर मान्यता है कि हाँ सबसे ऊपर दिया जलाया जाए। मान्यवर, एक वोट बैंक को संभालने के लिए एक हाईकोर्ट के जज के सामने इंपीचमेंट लेकर आए हैं। देश की जनता उनको मदद नहीं करे। प्लीज नो, माननीय गृह मंत्री जी। गौरव जी बैठ जाइए, नया मुद्दा शुरू हो रहा है। प्लीज, अरे भैया प्लीज मेरी बात सुनो ना। माननीय गृह मंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, नया मुद्दा शुरू हो रहा है, फिर से खड़ा होगा माननीय होना। आप बैठ जाइए प्लीज। नो नो, ये तरीका नो। मणिकम जी प्लीज बैठिए। नो, ये तरीका ठीक नहीं है। प्लीज बैठे। हर आपको ज्यादा समस्या है क्या हर 2 मिनट में खड़े होने की? हर 2 मिनट में खड़े होने की समस्या है क्या आपको लोगों? बैठिए, ऐसे नहीं चलेगा। मान्यवर, 2014 के बाद अरे दादा ये भी बैठ गए, अब बैठ जाओ। मान्यवर, 2014 के बाद हारने की परंपरा शुरू हुई। हारने की परंपरा शुरू होने के बाद हाँ जीते ही है, मगर हारने की भी परंपरा हुई है। मान्यवर, हारने की परंपरा शुरू करने के बाद इन्होंने सबसे पहले ईवीएम को निशाना बनाया। आज मैं आपके माध्यम से सदन को और सदन के माध्यम से देश की जनता को बताना चाहता हूं, ईवीएम कौन लेकर आया इस देश में? मान्यवर, कौन लेकर आया? 15 मार्च 1989 को जब राजीव गांधी इस देश के प्रधानमंत्री थे, तब ईवीएम लाने का कानूनी बदलाव किया गया था। सुन लो। अब राजीव गांधी के ईवीएम के कानून का भी विरोध कर रहे हैं। मान्यवर, इसके बाद में अरे सुनो ना क्या प्रक्रिया हुई। इसके बाद में ईवीएम के खिलाफ किसी ने याचिका करी। इस देश की सर्वोच्च न्यायालय के 5 जजों ने बैठकर ईवीएम के कानूनी बदलाव को 2002 में उचित ठहराया।
राजीव गांधी को भी नहीं मानते, सर्वोच्च अदालत को भी नहीं मानते हैं। फिर 98 में मध्य प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली, इसमें सिर्फ 16 विधानसभाओं में इसका ट्रायल लिया गया। कितना केयरफुल है ये भी बताता हूं, हुडा बैठो, ये भी कितना केयरफुली चुनाव आयोग आगे बढ़ा है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली, ये राज्यों की सिर्फ 16 विधानसभा में इसका ट्रायल लिया गया। हर प्रकार से चेक कर ईवीएम का उपयोग सबसे पहली बार पूरे देश में 2004 में हुआ। 2004 का महत्व है माननीय, सबसे पहले 2004 में हुआ। पूरे लोकसभा चुनाव हमारे समय में ईवीएम का उपयोग हुआ, लाए राजीव गांधी, वहां से लेकर 2004 तक। और 2004 के चुनाव में कौन जीता भाई? वो जीत गए। उस वक्त ईवीएम की चर्चा बंद। 2009 का चुनाव हुआ, पूरा ईवीएम से हुआ, ये जीत गए, चुप्पी साध ली। 2014 में सब हम जीते तो कौ चालू कर दी। वो सरकार में थे मान्यवर, ये क्या है? जब कानून आप लाए, मशीन आपने इंट्रोड्यूस किया, चुनाव आप पहला जीते मशीन से, दूसरा चुनाव जीते, मौत से 10 साल राज किया और हार गए तो फिर रोते हैं। मान्यवर, देश की जनता मानती है इसको। और दूसरी बात, जब चुनाव आयोग को भी लगा कि सच्चे झूठे आरोप होते हैं, तो इस पर रिसर्च की एक प्रक्रिया हुई। मानिएगा 5 साल रिसर्च के बाद वीवीपीएटी की इंट्रोडक्शन हुआ। ये वीवीपीएटी क्या है? मैं जब वोट दबाता हूं तो समझ गए दादा, धन्यवाद मान्यवर। मैं जब वोट दबाता हूं तो मैंने कमल के निशान पर वोट दबाया, तो पास में एक पर्ची निकलती है कि आपका वोट कमल के निशान पर रजिस्टर हो गया है। फिर भी आरोप हुए कि पर्ची और ये दो अलग होते हैं। तो चुनाव आयोग ने निर्णय किया कि 5% ईवीएम और वीवीपैट के परिणाम कंपेयर होंगे। तो मशीन खुला, इसमें 396 वोट मिले, तो वीवीपैट में कितने वोट मिले, तो 396 है या नहीं है, ये 5% मशीनों में मिलता है। मान्यवर, मैं आंकड़े लेकर आया हूं चुनाव आयोग को पूछकर आज कि कितने वीवीपैट और मशीन का मिलान नहीं हुआ। आज तक 16,000 मशीन और वीवीपैट का मिलान हुआ है, एक भी वोट का बदलाव नहीं। और ये जब मतगणना होती है तब उनके पोलिंग एजेंट बैठते हैं मान्यवर, परिणाम पर वो साइन करते हैं, दोनों प्रकार के, मशीन के और वीवीपीएटी के परिणाम पर भी साइन करते हैं मान्यवर। और ये इस पर आरोप लगा रहे हैं मान्यवर। अब ये कह रहे हैं कि उस वक्त वाईफाई नहीं थी। सबसे पहली बात, 2004 में वाईफाई आ चुकी थी, मगर फिर भी चलो मान लो, आरोप लगाते गए। ईसीआई ने 2009 में एक छेड़छाड़ के आरोप पर भाग लेने के लिए 10 राज्यों में 100 ईवीएम लगाई गई। सब लोगों ने प्रयास किया, 2009 में कोई छेड़छाड़ नहीं कर पाए। फिर भी आरोप लगाए तो 2017 में इलेक्शन कमीशन ने जून 2017 में 3 दिन तक ईवीएम इलेक्शन कमीशन की ऑफिस में रखे कि कोई भी पार्टी आकर, कोई भी टेक्नोक्रेट आकर, कोई भी साइंटिस्ट आकर ईवीएम को हैक कर बता दे। ये तो गए ही नहीं, ये नहीं गए मान्यवर। ये सिर्फ प्रेस में आरोप करते, ना अदालत में जाते हैं, ना चुनाव आयोग के पर जाते मान्यवर, मगर एक्सपर्ट भी नहीं गए। आप कोई एक्सपर्ट भेज देते भैया, एक्सपर्ट भी नहीं भेजा। और मान्यवर 2017 में फिर चुनाव आयोग इस निर्णय पर पहुंचा कि आने वाले सब चुनाव ईवीएम से होते हैं। अब चुनाव आयोग ने तो निर्णय कर दिया, मगर मैं भी साहब थोड़ा ज्यादा सोचता हूं। तो मैंने सोचा साला ये चुनाव आयोग कहता है कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है,
तो ये लोग आरोप क्यों लगा रहे हैं? गलती से निकला सब। मान्यवर, मेरे शब्द कोई ऐसे हो तो काट दीजिए। काट दिया। राहुल जी, मान्यवर, मैंने सोचा कि भाई कुछ गलती नहीं है, मान्यवर कोई गलती नहीं है, तो ये लोग विरोध क्यों कर रहे हैं? फिर मुझे याद आया कि मान्यवर, जब इनके जमाने में चुनाव होते थे, बिहार और यूपी में सरकारें बनाती होती थी, पूरे के पूरे वोट के बक्से हाईजेक कर लिए जाते। ईवीएम आने से ये बंद हो गया, ईवीएम आने से बंद हो गया। और मान्यवर, चुनाव की चोरी बंद हुई है, इसलिए पेट में दर्द हो रहा है। ईवीएम का दोष नहीं है, चुनाव जीतने का तरीका जनादेश नहीं था, करप्ट प्रैक्टिसेस थी, इसके कारण चुनाव जीतते थे। अब आज ये पूरे एक्सपोज हो चुके हैं। जब जनादेश पर चुनाव होता है तो आप जीत सकते हो, जीतो, स्वागत है उसका, मगर जब हारते हो तो अन्य कारण बताना, जैसे पहले मैंने कहा, ऐसा बताना, ये ठीक नहीं है। मान्यवर, कल मैंने लीडर ऑपोजिशन का भाषण स्वयं यहां बैठकर सुना है। पूरा भाषण उनका धागों में उलझ गया, थ्रेड्स में उलझ गया। मान्यवर, ये कहते हैं पीएम का शेड्यूल देखकर चुनाव आयोग चुनाव तय करता है। मेरा सभी सांसद महोदय से करबद्ध निवेदन है कि चुनाव होने के पहले के 1 महीने पीएम का शेड्यूल, और पीएम को लगभग 24 और 16 कितना होता है, 40 महीना हो गया, इसमें से किसी भी 1 महीने का शेड्यूल दिखाओ। पीएम की गति ही इतनी है, कोई भी महीना उठाओगे तो इतने ही प्रवास करते हैं। मानवर, इसको चुनाव का कोई लेन देन नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री जनसंपर्क में आजादी के बाद सबसे ज्यादा प्रवास करने वाला प्रधानमंत्री, और मैं जानता हूं साहब, मैं जानता हूं नरेंद्र मोदी जी को 2001 से मैं बता सकता हूं, एक भी दिन की छुट्टी नहीं, एक भी वैकेशन नहीं, लगातार जनता का काम करना। मैंने कभी नहीं देखा उनको वैकेशन में। कई बार इनका अनुकरण करने का प्रयास करते हैं तो बीपी बढ़ जाता है इतना, ये फिर रुक जाएंगे प्लीज। मान्यवर, ये पूरी चर्चा चुनाव सुधार पर थी। मैंने आज ये भी जांच करा, सुनो ना, जरा धैर्य रखो भाई। मान्यवर, मैंने आज सुबह चुनाव आयोग के वहां जांच कराई। जांच मतलब कोई गोपनीय चीज नहीं पूछी है, आप इसका इशू मत बने। मैंने ये पूछा कि चुनाव सुधार के लिए मई 2014 के बाद कौन सी पार्टी से कितने आवेदन आपको मिले, क्योंकि चुनाव सुधार जो करना है इसकी प्रक्रिया क्या है। चुनाव सुधार सभी राजनीतिक दलों के साथ चर्चा कर चुनाव आयोग भारत सरकार के विधि मंत्रालय को भेजता है, और विधि मंत्रालय इसका कानून बनाकर संसद के सामने रखता है। ये प्रक्रिया है। तो मैंने सोचा कि इतना बड़ा हो हल्ला हुआ तो ढेर सारे चुनाव सुधार कांग्रेस पार्टी ने दिए होंगे, तो मैं जरा उसका पूछा कर दूं, लगे हाथ तो इसकी भी बात कर लूं, इसमें गोपनीय क्या है। तो मैंने पूछा तो साहब मुझे एक रहस्य मालूम पड़ा कि आज तक मई 2014 से चुनाव आयोग को एक भी चुनाव सुधार का सुझाव कांग्रेस पार्टी से नहीं। मान्यवर, बैठे मैं बताता हूं। मान्यवर, मैं जवाब पूछोगे क्या? आप भी बोले, हर बोलने पर एक एक बार उठेंगे क्या? हर चीज का जवाब पूछेंगे क्या आप? नो, ये तरीका ठीक नहीं है। नो,
ये तरीका ठीक नहीं है। नो माननीय सदस्य, प्लीज बैठिए 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 बैठिए, अच्छी परंपरा रखें। ओके, नो प्लीज, हर 2 मिनट नहीं उठते, अच्छी है। नो ऐसी, नो प्लीज बैठिए, आप प्लीज बैठिए, प्लीज बैठिए, प्लीज बैठिए, सुनिए, प्लीज बैठिए। माननीय सदस्यगण, ये कभी परंपरा नहीं रही कि सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष का कोई भी माननीय सदस्य कभी बोल रहा हो तो हर विषय पर बैठे बैठे टिप्पणी करना या हर विषय पर खड़े होकर सवाल पूछना, ये परंपरा कभी नहीं रही। आपने भी भाषण दिया आज, आपको कोई ने बीच में उठ के पूछा कोई ने? माननीय गृह मंत्री जी, अच्छी परंपराएं लागू करो, अच्छी तरह चलाएं सदन। मैं मेरे स्टेटमेंट पर कायम हूं। नरेंद्र मोदी सरकार बनने के बाद आज तक कांग्रेस पार्टी ने चुनाव आयोग को एक भी चुनाव सुधार का प्रपोजल नहीं दिया। मान्यवर, ये कई बार मिलने गए हैं, मैंने उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखा है। उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस था चुनाव प्रक्रिया के अंदर उनका जो डिस्प्यूट है वो ऑनगोइंग इलेक्शन में इसको रजू करने का। चुनाव सुधार जो होता है, चुनाव के पहले चुनाव के नियम जो तय होते हैं, इसके लिए सभी दलों को बाकायदा पत्र लिखा जाता है और कोई मांगे तो उसको समय भी देना पड़ता है। ये दो अलग चीजें। माननीय गृह मंत्री, मान्यवर, 1 मिनट गृह मंत्री। माननीय सदस्यगण, सदन का समय माननीय गृह मंत्री जी के वक्तव्य की समाप्ति तक बढ़ाया जाता है। माननीय गृह मंत्री जी। मान्यवर, कर विपक्ष के नेता ने 3 सवाल पूछे थे और 4 सुझाव दिए थे। पहला सवाल था मुख्य न्यायाधीश को चुनाव आयोग चयन समिति से बाहर क्यों निकाला गया, पहला सवाल था। दूसरा सवाल था दिसंबर 2003 में कानून बदलकर चुनाव आयोग को पूर्ण प्रतिरक्षा क्यों दी गई। और तीसरा शार्प क्वेश्चन था सीसीटीवी फुटेज 45 दिन में नष्ट करने का कानून क्यों लाए। कानून नहीं लाए हैं, सर्कुलर चुनाव आयोग ने इश्यू किया है, मगर ठीक है, हार्द में समझ रहा हूं, ये क्यों कर रहे हैं। ये 3 इसके जवाब थे। मान्यवर, मैं इसमें से सबसे पहले सवाल का जवाब देना चाहता हूं। मान्यवर, मुझे पूरा सुनकर जरा आप आपत्ति लीजिएगा, क्योंकि मैं बताऊंगा तो पास से ही, मगर वर्तमान का भी जवाब दूंगा। मान्यवर, 73 वर्ष तक इस देश में चुनाव आयोग की नियुक्ति का कोई कानून ही नहीं था। माननीय सभी सदस्य ध्यान से मुझे सुने, 73 साल तक इस देश में चुनाव आयोग की नियुक्ति का कोई कानून नहीं था। नियुक्ति प्रधानमंत्री सीधी कर देते थे। और मान्यवर, मैं आज ये पूरे देश को बताना चाहता हूं कि टोटल अब तक जितने चुनाव आयुक्त हुए और जितने मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त, ये सभी इसी प्रकार से हुए। अब 2003 के कानून पर मैं बाद में आता हूं। 1950 से 1989 चुनाव आयोग एक सदस्यीय था। प्रावधान क्या था? कोई कानून नहीं था। प्रधानमंत्री जी फाइल भेजते थे राष्ट्रपति जी को और राष्ट्रपति जी नोटिफिकेशन बाहर नहीं करते। तो भाई उस वक्त बरोबर चुनाव था, सबसे अच्छा था। नहीं, मैं ये नहीं पूछता नियुक्ति की प्रक्रिया। मान्यवर, पूरा उनका 55 साल प्रधानमंत्री जी ने ही चुनाव आयुक्त को नियुक्त किया, तब तक कोई सवाल नहीं था। और नरेंद्र मोदी करते हैं तो उन पर सवाल उठाते हैं।
मगर हमने तो ऐसा भी नहीं किया मान्यवर। फिर 89 से 91, जब 89 में चुनाव आयुक्त उनकी सुनते नहीं थे, तो पहली बार उस पर ब्रेक लगाने के लिए चुनाव आयोग को बहुत सदस्यीय बनाया गया। ये बिहार के चुनाव के कारण ही हुआ, परंतु वो भी प्रधानमंत्री की फाइल से ही अपॉइंट होते हैं। और मान्यवर 21 चुनाव आयुक्त, कमिश्नर और मुख्य चुनाव, और 21 और 29 इस प्रकार से हुए जिसमें कोई प्रधानमंत्री ही रखते थे। कांग्रेस पार्टी ने ही यह परंपरा बनाई थी, कानून भी कांग्रेस पार्टी ने बनाया था। मगर आज आरोप करना है इसलिए आपने चुनाव चोरी कर लिया, चुनाव चोरी कर लिया, चुनाव चोरी के कहने से कुछ नहीं होता। जनता हमको सुनती है भाई, और हम जवाब भी देते हैं। मान्यवर, ये 50 से लेकर 2023 तक कोई कानून नहीं। बाद में 2023 में एक अनूप बरनवाल बनाम भारत सरकार मुकदमा हुआ, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई चुनाव आयुक्त की नियुक्ति थोड़ी पारदर्शी होनी चाहिए। सुझावी था, ऑर्डर नहीं था। हमारे सॉलिसिटर जनरल ने वहां कंसेंट दी, तो उन्होंने कहा कि भाई हमें कानून बनाने में थोड़ी देर लगेगी और हमें इस पर कंसल्टेशन भी करना पड़ेगा, चुनाव आयोग से भी करना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, अगर आप सहमत हैं, मैं जजमेंट और आर्गुमेंट पढ़कर अगर आप सहमत हैं तो जब तक कानून नहीं बनता, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की अध्यक्षता में एक कमेटी बने और प्रधानमंत्री और विपक्ष के नेता इसके मेंबर। हमें कोई आपत्ति नहीं थी, हमने हाँ बोला सर, और विपक्ष के नेता भी थे, प्रधानमंत्री थे और सीजे। 2023 में कानून बन गया। कानून क्या बना? विपक्ष के नेता, प्रधानमंत्री तय करेंगे, वो एक मंत्री और स्वयं प्रधानमंत्री, ये 3 लोग बैठकर चर्चा कर मेरिट्स में चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करेंगे। मान्यवर, हमारे टाइम में तो और पारदर्शी, ये कह रहे हैं हमारा तो 33% ही हिस्सा है। भाई 33% तो है ना, हमारा तो हिस्सा ही नहीं था। और मान्यवर, मैं रिकॉर्ड से बताता हूं, 2012 में सीयूसी की नियुक्ति होनी थी। अडवाणी जी ने सुझाव दिया लिखकर कि एक प्रणाली बना जाए, नहीं बनाया और BS संपत जी को सीधा चुनाव आयुक्त बना दिया। उसके बाद में भी एक व्यक्ति कैसे है इसकी चर्चा है, नवीन चावला, जिसको आपातकाल की भूमिका पर शाह आयोग ने कहा था ये निष्पक्ष नहीं है, उनको मुख्य चुनाव आयुक्त बना दिया। जबकि मुख्य चुनाव आयुक्त गोपाल स्वामी ने इनके खिलाफ पक्षपात के सबूत भी भेजे, खारिज कर दिया। मान्यवर, सुने नहीं। हमारे समय में ऐसा कभी नहीं हुआ है। हमारे समय पर विरोध होता है, मगर पक्षपात के सबूत किसने नहीं दिए हैं। और भाई, जहां तक 66% और 33% का सवाल है, आप कह रहे हो कि वहां 2 लोग होते हैं और आप एक होते हैं, ये तो हम तय नहीं करते हैं। 140 करोड़ की जनता तय करती है कौन 66 होगा और कौन 33। यहां कौन बैठेगा वो तो 140 करोड़ लोग तय करते हैं। वो आपके लिए तय करोगे तो आप 66 हो जाओगे, मगर आप तो 100 रख कर गए थे, हमने उसको 33 दे दिया। मान्यवर, ये क्या सवाल उठाते? और वो समझते हैं कि मैं बोलता हूं तो बस ये ब्रह्म वाक्य होगा। ऐसे नहीं होता है मान्यवर, हर चीज के तर्क होते हैं। इनका जो भाषण तैयार करते हैं वो भी ठीक से नहीं करते, रिसर्च नहीं करते। मान्यवर, इन्होंने सीसीटीवी फुटेज 45 दिन में इलेक्शन कमीशन ने नष्ट करने का निर्णय किया, इस पर आपत्ति उठाई। मान्यवर, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 81 में एक प्रावधान है। प्रावधान क्या है? उम्मीदवार चुने जाने के बाद 45 दिन में चुनाव याचिका दायर कर सकते हैं। 45 दिन के बाद इसको कोई चुनौती नहीं दे सकता। ये नियम 1991 में बना, तब उस वक्त सीसीटीवी फुटेज नहीं था।
सीसीटीवी फुटेज बाद में चुनाव आयोग ने एक सर्कुलर से रूल्स में बदलाव कर ऐड किया। अब किया क्या है चुनाव आयोग ने, सीसीटीवी फुटेज का जो रिकॉर्ड है उसको जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की 1951 की धारा 81 के साथ संरक्षित किया है, मतलब अलाइन किया है कि 45 दिन के बाद कोई डिस्प्यूट की प्रोविजन ही नहीं है एक्ट में, तो 45 दिन के बाद ये सीसीटीवी फुटेज क्यों रखना चाहिए। अब इतनी सादी समझ नहीं है सब, मैं क्या कर सकता हूं। सब समझ के कोई इंजेक्शन नहीं होते जो भ्रम से दे दिया। मान्यवर, ये धारा 81 1951 से है, मगर पहले पर्चियों से होते थे तो पर्ची के लिए थी। अब सीसीटीवी फुटेज का कैमरा आ गया तो सीसीटीवी फुटेज ऐड कर दिया। मान्यवर, उन्होंने कहा, और इस वक्त जब सीसीटीवी फुटेज जब प्रक्रिया में ऐड किया तब स्पष्ट चुनाव आयोग ने कहा था कि सीसीटीवी रिकॉर्डिंग संवैधानिक दस्तावेज नहीं है, ये आंतरिक प्रबंधन है। किस चीज का आंतरिक प्रबंधन? कि चुनाव सीज होने के बाद कोई पुनः मतदान की अर्जी करता है कि भाई ये मतदान मथक में चुनाव ठीक नहीं हुआ, तो चुनाव आयोग जो निर्णय करता है वो सीसीटीवी फुटेज के आधार पर करता है। पहले मौखिक करता था, टेक्नोलॉजी आई, सीसीटीवी फुटेज स्वीकार कर लिया। अब ये आंतरिक प्रबंधन के लिए है मान्यवर। फिर भी चुनाव आयोग का जो निर्णय मैं बताता हूं, उन्होंने कहा सामान्य जनता को एक्सेस होना चाहिए। रूल्स बनाया गया है, सामान्य व्यक्ति सीसीटीवी फुटेज उच्च न्यायालय में जाकर 45 दिन के अंदर ऑर्डर करा सकता है। अब ये कहेंगे 45 दिन में जजमेंट नहीं आएगा, मगर उच्च न्यायालय इतना ऑर्डर कर सकता है कि सीसीटीवी फुटेज आप डिस्ट्रॉय मत करना। मान्यवर, राजनीतिक दलों को एक्सेस देने का उन्होंने प्रावधान करा है, तो वो चुनाव को चैलेंज करे राजनीतिक दल 45 दिन के अंदर। ऑटोमेटिक जो चुनाव चैलेंज होता है मान्यवर, उसका सीसीटीवी फुटेज नियमों से हम चुनाव आयोग रिजर्व कर देता है। मान्यवर, ये प्रक्रिया कुछ पढ़ते नहीं। इसके बाद पॉलिटिकल एजेंटों को एक्सेस होनी चाहिए। पॉलिटिकल एजेंट भी मान्यवर हाईकोर्ट से इसको प्राप्त कर सकता है। अब करते कुछ नहीं, एक भी ना हाईकोर्ट में अर्जी करी ना चुनाव आयोग में करी, और सीसीटीवी फुटेज का बहाना लेकर बोलने लगे। अब इतने लाखों बूथों का सीसीटीवी फुटेज हर नागरिक मांगने लगा कोई कारण के बगैर, तो किस प्रकार से चुनाव आयोग दे सकते, किस प्रकार से दे सकते हैं। यहां हुआ क्या है, सब प्राप्त करना चाहते हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर, उनको लगता है कि मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस ये संवैधानिक प्रावधान के तहत होती है। ऐसा नहीं होता है। वे प्रेस कॉन्फ्रेंस जो करते हो जिन मुद्दों का, इसकी लीक कर अर्जी दे दो, टपक से मिल जाएगी सारी दिख, मगर अर्जी नहीं करते, कोर्ट में नहीं जाते हैं, चुनाव आयोग में नहीं जाते हैं, और चुनाव चोरी हो गया, चुनाव चोरी हो गया, चुनाव चोरी हो गया करते। मान्यवर, ऐसे नहीं चलेगा। इस देश को, लोकतंत्र को आप धूमिल नहीं कर सकते, और सबने सीखना चाहिए, और भाषण ढंग से तैयार करने का भी सीखना चाहिए। मान्यवर, एक उन्होंने कहा सीसी को 2003 में कानून बनाकर इम्यूनिटी दी। मान्यवर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1950 में ही ईसीआई के अधिकारियों को जो इम्यूनिटी प्राप्त है उससे जरा भी बढ़ोतरी नहीं करी। हमने सिर्फ रिप्रेजेंटेशन ऑफ 1951 के एक्ट को पुनरावृत्ति की है। मान्यवर, आरपीए एक्ट की धारा 32 और आरपीए एक्ट 51 के सुधार की धारा 146C कहती है कि चुनाव आयोग के कोई भी अधिकारी जिसमें इलेक्शन कमिश्नर आ जाते हैं, इस पर
कोई मुकदमा चुनाव प्रक्रिया के लिए नहीं चल सकता। ये प्रावधान है मान्यवर, और वो प्रावधान को 23 के कानून में इसको भी हमने संरेखित किया है मान्यवर। इतने सारे वकीलों को राज्यसभा दे रखी है, भगवान जाने क्या करते हैं सर, अपने नेता को ब्रीफ भी नहीं करते मान्यवर।